हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एनएमडीसी के मॉडल पेपर के जो हमने सीरीज़ लेकर के आए हैं उसमें अभी हम इंजीनियरिंग मटेरियल का टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसके आंसर डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट 25 है, यानी कि 25 पार्ट है। इससे पहले हम इसी मॉडल पेपर सीरीज़ में 24 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, वो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं बता दूं कि अगर वीडियो को शुरू करने से पहले कि अगर आपको इस वीडियो या कि मैं जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस क्वेश्चन का आपको फ्री में PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जा सकते हैं। वहाँ पे आपको फ्री में PDF मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि द मेटल सुटेबल फॉर बेयरिंग सब्जेक्टेड टू हैवी लोड, यानी कि ऐसा कौन सा बेयरिंग है जो कि हैवी लोड के लिए यूज़ किया जाता है। सिलिकॉन ब्रॉन्ज बेयरिंग, वाइट मेटल, मोनल मेटल या फॉस्फोरस ब्रॉन्ज। अगर यहाँ पे हैवी लोड की बात कर रहा है, अगर यहाँ पे लाइट लोड बोलता यानी कि हल्का लोड के लिए, तो लाइट लोड के लिए यूज़ करते हैं फॉस्फोरस ब्रॉन्ज। ठीक है, पर यहाँ पे हैवी लोड है तो हैवी लोड के लिए जो है वो वाइट मेटल यूज़ करते हैं। ठीक है, वाइट मेटल बेयरिंग जो है वो यूज़ किया जाता है हैवी लोड के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि परलाइट कंसिस्ट ऑफ, यानी कि परलाइट किसका कॉम्बिनेशन होता है, आपको ये बताना है। 13% कार्बन, 87% फेराइट, या 13% सीमेंटाइट, 87% फेराइट, या 13% फेराइट, 87% सीमेंटाइट, या 6.67% कार्बन एंड 93.33% आयरन। अभी यहाँ पे परलाइट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर परलाइट की जगह सीमेंटाइट की बात करते हैं, यानी कि सीमेंटाइट किसका कॉम्बिनेशन होता है, तो उसके लिए ऑप्शन नंबर डी होता है, यानी कि 6.67% कार्बन और 93.33% आयरन। ये आयरन और कार्बन का जो मिक्सचर होता है वो कहलाता है आपका सीमेंटाइट। ठीक है, पर यहाँ पे जो परलाइट की बात करें तो परलाइट किसका कॉम्बिनेशन होता है, परलाइट होता है आपका कॉम्बिनेशन फेराइट और सीमेंटाइट का, यानी कि 13% सीमेंटाइट एंड 87% फेराइट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं कि बॉल्स फॉर बॉल बेयरिंग आर मेड ऑफ, यानी कि जो आपने बॉल बेयरिंग देखा होगा, बॉल बेयरिंग जो कुछ इस तरह रहता है उसमें बीच बीच में ऐसा साइड्स में ऐसा बॉल्स होता है। ठीक है ना, बॉल्स होता है ना, ये बॉल्स जो होता है वो कौन से मटेरियल का बना हुआ होता है, आपको ये बताना है। कास्ट आयरन का, माइल्ड स्टील का, स्टेनलेस स्टील का, या कार्बन क्रोम स्टील का। तो जो ये बॉल्स जो है ये बने होता है वो होता है आपका कार्बन क्रोम स्टील का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल इसेंशियल फॉर स्प्रिंग मटेरियल, यानी कि ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है जो स्प्रिंग मटेरियल में इसेंशियल यानी कि ज़रूरी हो कि वो स्प्रिंग में होना चाहिए। स्टिफनेस, डक्टिलिटी, रेजिलेंस या प्लास्टिसिटी। तो आपको पता होगा कि स्प्रिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, वो होता है आपका रेजिलेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कंसिडरेशन ऑफ क्रिप इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी कि इसमें से कौन से 4 केसेस में ऐसा कौन सा केस है जहाँ पे क्रिप आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फ्लाई व्हील ऑफ स्टीम इंजन, कास्ट आयरन पाइप्स, साइकिल चैन या गैस टर्बाइन ब्लेड्स। आपको पहले ये समझना होगा कि क्रिप होता क्या है। क्रिप दरअसल ये होता है कि ऐसा टेम्परेचर, एक हाई टेम्परेचर पे बहुत ही लॉन्ग टाइम तक अगर उसको सस्टेन करना हो या रोक के रखना हो तो वैसी जगह पे क्रिप का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। वहाँ पे क्रिप जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टी बन जाता है। तो हाई टेम्परेचर और काफ़ी लॉन्ग टाइम जो रहता है वो किस में रहता है, वो आपका रहता है गैस टर्बाइन के ब्लेड्स में। ठीक है, यानी कि गैस टर्बाइन ब्लेड में क्रिप जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बाकी फ्लाई व्हील में टेम्परेचर हाई नहीं होता, कास्ट आयरन पाइप्स में फ्लाई व्हील टेम्परेचर हाई नहीं होता और साइकिल के चैन में भी टेम्परेचर हाई नहीं होता है, इसलिए गैस टर्बाइन ब्लेड इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, और ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एसएससी के एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि पाइप्स फॉर बाईसाइकिल फ्रेम्स आर मेड ऑफ। बाईसाइकिल यानी कि जो हम साइकिल चलाते हैं उसका जो पाइप्स होते हैं, आपने देखा होगा साइकिल में कुछ इस तरह पाइप्स होते हैं ना। ठीक है, तो इस तरह के जो पाइप्स होते हैं वो कौन से मेटल के बने हुए होते हैं, कोल्ड रोल्ड स्टील से, हॉट रोल्ड स्टील से, फोर्ज स्टील से या कास्ट स्टील से, यानी कि वो किस प्रोसेस से बनाए जाते हैं। तो पाइप्स ऑफ फॉर बाईसाइकिल जो बने होते हैं वो होता है आपका कोल्ड रोल्ड स्टील से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज कंटेन्स एल्यूमिनियम एंड कॉपर। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में क्या क्या होता है। एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में होता है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज एंड कॉपर में क्या क्या परसेंटेज रहता है, तो एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में 50-50, 40-60, 60-40 या 10-90। तो एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में जो एल्यूमिनियम होता है वो आपका सिर्फ 10% होता है। वहीं अगर आपका कॉपर की बात करें तो वो होता है आपका रिमेनिंग 90%। तो कहाँ पे 10-90 है, ये रहा ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, कि मटेरियल इज़ नोन एज एलोट्रोपिक और पॉलीमॉर्फ
इफ़ इट इज़, यानी कि कौन से मटेरियल को एलोट्रोपिक बोलते हैं। आपको एलोट्रोपिक का डेफिनेशन बताना है बेसिकली, कि हैज़ अ फिक्स स्ट्रक्चर अंडर ऑल कंडीशन, या एग्जिस्ट इन सेवरल क्रिस्टल फॉर्म्स एट डिफरेंट टेम्परेचर, या रिस्पॉन्ड टू हीट ट्रीटमेंट, या हैज़ इट्स एटॉम डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ रैंडम पैटर्न। तो एलोट्रोपिक में क्या होता है, एलोट्रोपिक में एग्जिस्ट इन सेवरल क्रिस्टल फॉर्म एट डिफरेंट टेम्परेचर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सल्फर इन कास्ट आयरन, यानी कि कास्ट आयरन जो होता है उसके अंदर में सल्फर क्या काम करता है। मेक्स द आयरन सॉफ्ट एंड ईजिली मशीनेबल, इंक्रीज हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस, या मेक द आयरन वाइट एंड हार्ड, या एड्स फ्यूजिबिलिटी एंड फ्लूडिटी। तो जो सल्फर होता है, सल्फर का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होता है कि वो हार्ड कर देता है और वो ब्रिटलनेस को भी बढ़ा देता है। ठीक है, तो आप देखिए कहाँ पर है हार्डनेस और ब्रिटलनेस, तो ये रहा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सल्फर जो है वो कास्ट आयरन में उसकी हार्डनेस को और उसके ब्रिटलनेस को बढ़ा देगा। तो ब्रिटलनेस का मतलब भंगुरता, ये तो आपको पता होगा कि किसी भी मेटल पर थोड़ा सा भी लोड लगते ही अगर वो बिल्कुल एकदम चूर चूर हो जाए तो उसको ब्रिटलनेस कहते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एन एग्जाम्पल ऑफ एमोरफस मटेरियल, एमोरफस मटेरियल का एग्जाम्पल कौन सा है, जिंक, लेड, सिल्वर, या ग्लास। तो एमोरफस मटेरियल का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है आपका ग्लास, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि स्टील मेड फ्रॉम फॉस्फेट आयरन, यानी कि जो स्टील है अगर आपका वो फॉस्फेट आयरन से बना हुआ होता है तो उसमें क्या प्रॉपर्टी होता है, ब्रिटेल होता है, हार्ड होता है, डक्टाइल होता है, या टफ होता है। तो स्टील मेड फ्रॉम फॉस्फेट कोटिंग आयरन वो जो है वो आपका ब्रिटिल हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि द एलॉइंग एलिमेंट विच रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फाइड्स इन स्टील, यानी कि ऐसा कौन सा एलॉइंग एलिमेंट है जो कि फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फाइड, यानी कि जो आयरन सल्फाइड को होने से रोक देता है या उसको कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तो उस एलॉइंग एलिमेंट को बताना है आपको, क्रोमियम, निकिल, वैनेडियम, या मैग्नीज। तो उस एलॉइंग एलिमेंट का नाम है मैग्नीज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि इन लो कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील को कभी कभी क्या लिखता है LCS, ठीक है, या हाई कार्बन स्टील को HCS। ठीक है, तो आपको शॉर्ट फॉर्म भी पता होना चाहिए, कभी कभी पूरा लिख करके ना सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिख के दे देता है, तो उस केस में आपको पता होना चाहिए। तो लो कार्बन स्टील में क्या होता है, सल्फर राइज द यील्ड पॉइंट एंड इम्प्रूव द रेजिस्टेंस टू एटमॉस्फेरिक करोजन, यानी कि आपका एटमॉस्फेरिक करोजन किसके डालने से बढ़ जाता है, सल्फर से, फॉस्फोरस से, मैग्नीज से, या सिलिकॉन से। तो जो एटमॉस्फेरिक करोजन होता है वो आपका फॉस्फोरस के डालने से बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि परमेलॉय इज अ काइंड ऑफ स्टेनलेस स्टील, नॉन फेरस एलॉय, पॉलीमर, निकिल एंड आयरन एलॉय हैविंग हाई परमेबिलिटी। तो परमेलॉय जो होता है वो होता है निकिल एंड आयरन एलॉय हैविंग हाई परमेबिलिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्रोसेस ऑफ आस्क टेम्परिंग रिजल्ट इन, आस्क टेम्परिंग प्रोसेस जो होती है, आस्क टेम्परिंग मास टेम्परिंग, जो टेम्परिंग का एक प्रोसेस होता है उसमें आपको बताना है कि आस्क टेम्परिंग प्रोसेस में उसका रिजल्ट क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ बाइनाइट स्ट्रक्चर, कार्बोराइज स्ट्रक्चर, मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर, या लैमिनार लेयर्स ऑफ कार्बाइड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्ट्रक्चर। तो जो आस्क टेम्परिंग में जो रिजल्ट होता है वो होता है आपका बाइनाइट बन के आता है। आस्क टेम्परिंग का रिजल्ट क्या है, बाइनाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं कि विच इज फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट टेम्परिंग, यानी कि टेम्परिंग से रिलेटेड रॉन्ग आंसर, रॉन्ग क्या है, फॉल्स, ट्रू नहीं, फॉल्स क्या है। टेम्परिंग इज डन टू, यानी कि टेम्परिंग जो किया जाता है इंप्रूव मशीनेबिलिटी, इंप्रूव डक्टिलिटी, इंप्रूव टफनेस, या रिलीज स्ट्रेस। तो इन चार में से 3 चीज़ तो सही है। ठीक है, अभी आपको बताना है कि वो 3 चीज़ सही कौन कौन सी है और एक गलत कौन सा है। तो पहले जो सही है वो मैं आपको बताता हूँ कि टेम्परिंग बेसिकली हम करते हैं उसका डक्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए, उसका टफनेस को इंप्रूव करने के लिए, और टेम्परिंग का सबसे मेजर रोल रहता है कि स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए। तो बचा क्या, इंप्रूव मशीनेबिलिटी। तो ए जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो फॉल्स है, यानी कि मशीनेबिलिटी जो है वो टेम्परिंग से बढ़ता नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सुपर कंडक्शन बाई मेटल्स इज ऑब्जर्व इन द टेम्परेचर रेंज ऑफ below 10 Kelvin, about 100 Kelvin, around 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अराउंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सुपर कंडक्शन बाय मेटल जो है वो होता है टेम्परेचर रेंज में बिलो 10 डिग्री केल्विन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास कि फेरोमैग्नेटिक अल्फा आयरन एग्जिस्ट इन टेम्परेचर रेंज ऑफ बिलो 723, 770 टू 910, 910 टू 1440, या 1400 टू 1539। तो फेरोमैग्नेटिक आपको बताना है। फेरोमैग्नेटिक अल्फा आयरन जो होता है, अभी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ा होगा तो कुछ इस तरह रहता है ना आयरन कार्बन डायग्राम, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, ये रहता है ऐसा ना। तो यहाँ पे 723 रहता है, ठीक है, ये 723 रहता है ना ये पॉइंट। इसके बाद ऊपर यहाँ पे ये आपका अल्फा आयरन बनेगा, यहाँ पे आपका डेल्टा बनता है,
ये डेल्टा, ये 1400 के ऊपर जो रहेगा वो डेल्टा हो गया, और 723 से 1400 के बीच में ये रहेगा आपका गामा बनेगा, नीचे जो है वो अल्फा रहेगा। तो अल्फा को ही फेरोमैग्नेटिक अल्फा आयरन बोलते हैं, इसलिए अल्फा लिखा है ना, फेरोमैग्नेटिक अल्फा आयरन। तो ये कहाँ बन रहा है आपका, बिलो 723 में, यानी कि इसके नीचे जो पूरा जो एरिया है, ये एरिया जो है यहाँ पे आपका फेरोमैग्नेटिक आयरन बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिलो 723 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि गामा आयरन एग्जिस्ट एट फॉलोइंग टेम्परेचर। मैंने अभी आपको बताया गामा आयरन कहाँ पे बनेगा। देखिए, आयरन कार्बन डायग्राम फिर से एक बार बना के बताता हूँ। कुछ इस तरह रहता है आपका आयरन कार्बन डायग्राम। ठीक है, ये नीचे आएगा, ये ऐसा जाएगा, हार्डली बता रहा हूँ। ठीक है, तो गामा जो कहाँ पे रहता है, यहाँ पे, ये आपका अल्फा है, ये गामा है, और यहाँ पे क्या है, डेल्टा है। तो गामा कहाँ पे, यहाँ पे 723 है, और यहाँ पे 1400 है, तो इन दोनों के बीच में बनता है गामा। ठीक है, तो मतलब कहाँ पे आ गया आपका, बिटवीन 910 टू 1400। 723 से ऊपर क्या है, 910 है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि डो मेटल कंटेन्स 94% एल्यूमिनियम, 4% कॉपर एंड 0.5% मैग्नीज सिलिकॉन एंड आयरन। ठीक है, या 92.5% एल्यूमिनियम, 4% कॉपर, 2% निकल एंड 1.5% मैग्नीज, या 90% एल्यूमिनियम एंड 90% कॉपर, या 90% मैग्नीशियम एंड 9% एल्यूमिनियम विथ सम कॉपर। तो जो डो मेटल होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 90% मैग्नीशियम होता है डो मेटल में, और 9% एल्यूमिनियम बचता है, जिस एल्यूमिनियम में कुछ कॉपर का पार्ट्स मिला हुआ रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। तो अभी हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, 20 क्वेश्चन। तो अभी आपको क्या करना है कि आपको 20 में से ईमानदारी से मुझे नीचे कमेंट करके बताना है कि 20 में से आपके टोटल आंसर कितने सही है। ठीक है, ताकि मैं आपके प्रिपरेशन को जज कर सकूं और आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं ये मैं आपको बता सकूं। ठीक है, और मैं बता दूं कि अगर आप एनएमडीसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली में एक इंपॉर्टेंट मेंबर बनिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो जो हम मॉडल पेपर लेकर के आएंगे वो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। ठीक है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। और मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको फ्यूचर में ये क्वेश्चन का रिवीजन करना है तो उसके लिए आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पे आपको जाके आप ये आंसर भी लिख सकते हैं ताकि फ्यूचर में आप रिवीजन कर सकें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले